पहले आप ज़्यादा आते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जा रहा है इसलिए। ये शायद। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग अनुमान, ये आप LC2 में हैं। शंकर जी आपको ये फैमिली लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। इनकी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा आप लोग ध्यान यस रखिए। सर। और मैंने 2 लोगों को कोर्स बना दिया, तो बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस किसी भी तरह का आप लोग रिमूव कर देना, ठीक है। शंकर आप स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है भैया। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शंकर जाल है और मैं LC2 से हूँ। और आज हम लोग फैमिली लॉ देखेंगे। फैमिली लॉ में मेनली हम लोग अभी हिंदू लॉ देखेंगे और उसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो देखेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ हाँ रही है। भैया। ठीक। तो सबसे पहले फैमिली लॉ है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। जी भैया। हाँ, तो फैमिली में हम लोग पढ़ते क्या है? सबसे पहले फैमिली में होगा क्या? फैमिली में हम शादी करेंगे, कुछ दिक्कत आएगी तो हम डिवोर्स करेंगे, डिवोर्स आएगी तो कुछ क्लेम करेंगे, या फिर किसी को अडॉप्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। ये सब हम फैमिली में जो होता है वही हम फैमिली लॉ में पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ जो फैमिली लॉ है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट पता है किसी को? हाँ भैया, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन जो हाँ प्रवेल होगा वो यूनियन का होगा। हाँ। तो इसमें स्टेट और यूनियन दोनों अपना अपना लॉ बना सकता है। ऐसा है क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है, बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं और अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। तो उनका क्या है कि बहुत सारा कस्टम वो फॉलो करते हैं। इस कारण से स्टेट को भी पावर दिया गया कि उनके बेनिफिट के लिए, उनके कस्टम के हिसाब से आप वो लॉ बनाए। तो इस कारण से इसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। जी भैया। इसके बाद हिंदू लॉ जो है हमारा वो पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जो कस्ट सेल्फ पर्सन या कस्टम से किसी सोसाइटी से रिलेटेड हो, मतलब वो ऐसे होल इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होता। कोई हाँ, कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी कह ये लो पर्सन उस पर। पर्सन टू पर्सन रिलेशन होता है। मान लीजिए हम हैं, आप हैं, तो हम दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये कैसे गवर्न होगा? तो ये पर्सनल लॉ। इसमें दो मेनली जो रिलेशन है जो इंडिविजुअल के बीच में होता है। कुछ कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, जैसे हमारा IPC है। तो वो क्या है कि ये पूरे समाज को इफेक्ट करता है। तो इस कारण से वो पर्सनल लॉ नहीं होता। पर्सनल लॉ में अब हमारा आपका रिलेशन है, हम दोनों आपस में जो रिलेशन कर रहे हैं उसे सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है? अगर हम शादी कर रहे हैं उसे सोसाइटी को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस कारण से ये क्या है, हमारा पर्सनल लॉ है, ठीक है। अब आगे अलग अलग हमारे यहाँ रिलीजन है और उनको गवर्न करने के लिए अलग अलग लॉ है हमारे यहाँ, ठीक है। तो जैसे क्रिश्चियन है, उनके लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। और पारसी जो है वो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 से गवर्न होते हैं। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि शरीयत मेनली कहा जाता है उसको, वो एप्लीकेशन एक्ट 1937 से गवर्न होते हैं, ठीक है। ये तीन जो लॉ है, ये तीन एक पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि ये ईयर कौन कौन सा था और ये कौन कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं। इसमें ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं कुछ, ठीक है। और एक जो लॉ है हमारे यहाँ वो स्पेशल मैरिज एक्ट है। ये एक सेकुलर लॉ होता है। सेकुलर लॉ मतलब इसके अंदर कोई भी कर सकता है। मान लो अगर एक क्रिश्चियन है और एक पारसी है, उन दोनों को अगर शादी करना तो वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से नहीं करेंगे और ना ही पारसी मैरिज एक्ट से करेंगे। वो करेंगे कहाँ जाकर के? स्पेशल मैरिज एक्ट से। तो ये सेकुलर लॉ होता है। इसके
ऊपर कोई भी रिलीजन का बाइंडिंग नहीं होता, ये दोनों आपस में कर सकते हैं शादी। यहाँ तक ठीक है किसी सबको? हाँ भैया। जी भैया। हाँ हाँ। अब एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कोई बता सकता है क्या है? भैया सीपीसी। हाँ यूनिवर्सल सिविल कोड है शायद। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल हाँ कोड। सॉरी भैया सॉरी। यूनिफॉर्म। सिविल कोड। हाँ हाँ यूनिफॉर्म। यस हाँ यूसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ इसमें है क्या कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होता क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी लॉ है ना, इनको गवर्न करने में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप जब यहाँ आएंगे तो बहुत सारा केस पढ़ेंगे, और उसमें आपको दिखेगा कि हर बार जब भी उस तरह का कोई अपना रिलीजन चेंज करके वहां चला गया और फिर जाकर के शादी कर लिया, तो इससे होता क्या कि बहुत केओस हो जाता है और वो आदमी अपना बेनिफिट लेना चाहता है। तो इन सब दिक्कतों को खत्म करने के लिए हमेशा कोर्ट एडवाइस करती है कि आर्टिकल 44 जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको जल्द से जल्द लाया जाए, मगर ये अभी तक हो नहीं पाया। मगर ये एक एक्सेप्शन है इसमें, बता सकते हैं इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये कौन सी जगह पे अभी है? यूसीसी असम भैया असम असम। गोवा में है सर। असम गोवा 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 में। गोवा। हाँ गोवा, गोवा इज द राइट आंसर। हाँ ये भी आप याद रखें क्योंकि ये भी पूछता है बहुत बार एंट्रेंस में कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मात्र एक ही स्टेट में है और वो कौन से स्टेट में है। ठीक है। सर मुझे एक डाउट है सर, हाँ ये आर्टिकल 44 का भी इस एक्ट से क्या रिलेशन है, मतलब क्या, क्यों हम बात कर रहे हैं इसकी यहाँ पे? जस्ट अ रेफरेंस, क्योंकि आर्टिकल 44 इसका मतलब होता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप करेक्ट। और सिविल जो होता है वो क्या करता है कि सिविल कोड में सिर्फ आप कुछ सिविल मैटर्स होते हैं, मान लो जमीन का विवाद है सिविल मैटर है, हमारा जो शादी ब्याह का मैटर होता है वो भी सिविल कोड का होता है। तो होता क्या है कि अगर मान लो कोई हिंदू है, ठीक है, और वो शादी कर लिया, हिंदू में क्या है आप एक शादी कर सकते हैं, मगर मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या है कि आप दो शादी कर सकते हैं। अब वो आदमी कितना चालाक, वो क्या किया कि पहले हिंदू मैरिज एक्ट से शादी कर लिया, उसके बाद अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम में चला गया और बोला कि हम तो दो शादी कर सकते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं। समझ रहे हो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो इस कारण से ये आर्टिकल 44 यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है। ये थोड़ा सा मतलब इसका अप्रोच में देना चाह रहा हूँ, इसको जब आप आएंगे यहाँ लॉ में तो डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना है कि हाँ नहीं बस मैं लिंक नहीं समझ पा रहा अभी भी, मतलब कि लिंक क्या है। मैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ गया कि ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। अभी हम जैसे हम ये हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या उससे लिंक हो रहा है, या मुस्लिम लोग से इसका क्या? अभी अभी हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम ये जो भी पर्सन लोग पढ़ रहे हैं या जो भी है, तो इनसे इसका लिंक नहीं समझ में आ रहा बस मुझे कि आर्टिकल 44 का लिंक क्या है ऐसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो बात करता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए सिर्फ एक कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उस कोड से गवर्न हो रहा है, वो उस कोड से गवर्न हो रहा है, वो उस कोड से गवर्न हो रहा है। ठीक है। अभी क्या है हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग कोड है। ठीक, हिंदू अपने कोड से गवर्न होते हैं, उनका पर्सनल लॉ जो है, मुस्लिम अपने से होते हैं, क्रिश्चियन अपने से होते हैं, पारसी अपने से होते हैं। तो इन चीजों में कहीं कहीं क्या होता है ना कि केओस हो जाता है, चीजें एक दूसरे से ऐसे हो जाती है कि हाँ समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। हाँ तो बस उसके लिए मैं रेफरेंस दे रहा था आर्टिकल 44 का। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं हिंदू लॉ। ठीक है। हिंदू लॉ, अब जो हिंदू इससे गवर्न होंगे उनके लिए जो ये लॉ होगा उसको हम लोग हिंदू लॉ करेंगे। पर उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं सोर्सेज। सोर्सेज उसके क्या क्या है? सबसे पहला सोर्स आता है हमारा श्रुति। ठीक है। श्रुति मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? जो सुना जाता है। जो सुना गया हाँ हो भैया, ऋग्वेद वगैरह हाँ ऐसा। हाँ हाँ। तो होता क्या था कि हमारा हिंदू लॉ जो है, हिंदू सोसाइटी बहुत पहले से चली आ रही है। तो पहले भी तो जैसे अब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, ठीक, तो उसके पहले भी तो कुछ हो रहा होगा जिससे हमारा सोसाइटी गवर्न हो रहा हो। ठीक है। तो वो होता कैसे था? श्रुति से। मान लो कुछ होते थे, वो बोलते थे संत लोग, और उसको सुन करके उसी को लोग आगे फॉलो करते थे। ये होता था श्रुति। स्मृति क्या होता था कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, और बोलने में बहुत सारी चीजें क्या होती थी, ट्रांसफर हुई, और कुछ चीजें वो लोग भूल जाते थे। जैसे मान लो आप क्लास में ही हो तो आप क्लास में कुछ चीज सुनोगे, घर जाते जाते कुछ चीजें भूल जाओगे। वही होता क्या था कि जो चीजें बस याद रह जाती थी उसको हम लोग कहते थे स्मृति। ठीक है।
और कुछ होती थी कमेंट्री और डाइजेस्ट। बाद में क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ये चीजें तो हम भूल रहे हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको लिखना शुरू किया कमेंट्रीज और डाइजेस्ट के रूप में। ठीक है, इसमें आपको दो चीज याद रखना है, मिताक्षरा और दयाभागा। ठीक, मिताक्षरा ये क्या होता है, ये कमेंट दो कमेंट्रीज हमारे यहाँ हिंदू लॉ में, मिताक्षरा और दयाभागा। और ये दो स्कूल से हम लोग मेनली इसको कहते हैं कि हिंदू लॉ जो होता है मेनली दो स्कूल से गवर्न होता है, एक मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा कौन कौन से रीजन में है, बनारस, बॉम्बे, मिथिला, द्रविड़ा, जिसको हम लोग मद्रास भी कहते हैं। ये मेनली चार रीजन में ही होता है गवर्न। ठीक है, बनारस, बॉम्बे, मिथिला और द्रविड़ा। बनारस मतलब हमारा सेंट्रल रीजन आ गया, बॉम्बे हमारा वेस्टर्न रीजन आ गया, मिथिला जो हमारा बिहार का रीजन है वो, और द्रविड़ा जो हमारा साउथ का रीजन है। तो इतने रीजन में क्या होता था, मिताक्षरा लॉ से गवर्न होता था। फिर दूसरा है दयाभागा। ठीक है, दयाभागा जो है मेनली बंगाल और आसाम में होता था, बंगाल और आसाम का बॉर्डर भी लगभग शेयर करते हैं वो लोग, तो मेनली उस रीजन में दयाभागा स्कूल गवर्न होता है। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि हमारे यहाँ दो होते हैं स्कूल्स, मिताक्षरा और दयाभागा हिंदू लॉ में। इसका डिटेल में हम लोग को नहीं जाना, इसका डिटेलिंग जब हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट आप जब यहाँ आओगे उसके बाद पता चलेगा कि ये दोनों में क्या है। फिर आता है कस्टम। ठीक है, कस्टम कोई बता सकता है क्या है? रीति रिवाज। हाँ, रीति रिवाज सही। अभी रीति रिवाज बोला, हम इसे अभी यहीं तक रखते हैं, बाद में इसको हिंदू लॉ में डिफाइन किया कस्टम, तो हम जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे उस समय इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेजिस्लेशन क्या होता है तो बता सकता है लेजिस्लेशन? ये कानून बनाता है। कानून, जो कानून मतलब जो लॉ बनाए गए हैं। हाँ ठीक है, तो लॉ जो बनाए गए हैं हमारे यहाँ कौन कौन सा लॉ है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो 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 जुडिशरी ने डिसीजन दिया है वो टाइम उसी को बोलते हैं। कहीं कहीं क्या होता है ना कि हम हमारा जो कानून बना है, ठीक, तो कानून तो लेजिस्लेचर ने बना दिया, अब होता क्या कि उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं कहीं क्या होता है, वो क्लियर नहीं होता लॉ अपने आप में। तो उसके लिए होता क्या कि जब मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो उस हिसाब से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है और आकर के जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है और वो भी एक लॉ का रूप ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सबको, यहाँ तक कोई डाउट? नो भैया। नो। ठीक है, अब चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक, इसमें मेनली हुआ क्या क्या, तो आप लोग को बस इसमें कौन कौन सा ईयर है ये याद रखना है, बस इतना इतना का ईयर आपको रखना है। अगर ईयर पूछता है तो ये सबसे ही पूछेगा। एक सती अबॉलिश 1829 में हुआ था, हमारा हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 जिसमें विडो को फिर से रीमैरी करने का राइट दिया गया था। फिर हमारा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, आपको इतने जो लॉ है इनका ईयर बस याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग, पहला पढ़ते हैं हम लोग, मेन जो हम लोग का है हिंदू मैरिज एक्ट। आप लोग को मेनली क्वेश्चन जो होगा हिंदू मैरिज एक्ट से ही पूछा जाएगा, उसके बाद में बहुत छोटा छोटा चीज पूछा जाएगा और वो डिफिनीशन थोड़ा बहुत होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदू होते कौन कौन है। ठीक, तो हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू का डेफिनेशन दिया गया है, कोई भी जो हिंदूज हो, जो हिंदू है, बाय रिलीजन चलता आ रहा है हिंदू है। ठीक है, जो हम लोग का कॉमन परसेप्शन है हिंदू का वो हिंदू। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट जो है वो भी हमारे हिंदू लॉ से गवर्न होंगे। सिख जो है वो भी हमारे हिंदू लॉ से गवर्न होंगे। और जैन, ये चार आपको याद रखने की कौन कौन हिंदू है। ठीक, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता पिता हिंदू वो ऑटोमेटिक हिंदू होंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे मम्मी पापा हिंदू हैं और हम पैदा हुए तो हम ऑटोमेटिक हिंदू हो जाएंगे, मगर दिक्कत तब आएगी जब एक पेरेंट हिंदू होंगे। ठीक, जब एक पेरेंट हिंदू होंगे तो क्या होगा, वो बाय बर्थ हिंदू नहीं होंगे। जब उनका आएगा क्वेश्चन आएगा ना कि ये हिंदू है या नहीं है, तब देखा जाएगा कि उनका पालन पोषण किस ढंग से हुआ है। अगर मान लो एक
लड़का है उसके फादर हिंदू है, ठीक, और मदर मुस्लिम है। तो अब जब उसका बर्थ हुआ तो उसका रिलीजन कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो अगर वो फादर जैसे उसके हिंदू हैं, तो अगर वो हिंदू रीति रिवाज से पला बढ़ा है तब वो हिंदू होगा। तो अगर वो मुस्लिम रीति रिवाज से पला बढ़ा है, अगर मम्मी ने उसको मुस्लिम रीति रिवाज से पला बढ़ा है, वो नमाज पढ़ता है, वो मस्जिद जाता है, वो रोजा रखता है, इस तरह से वो पूरा उसका होना चाहिए कि हाँ इसके कंडक्ट से दिख रहा है कि ये हिंदू नहीं है मुस्लिम है, ठीक है। तब वो क्या होगा कि उसके बर्थ से नहीं डिफाइन होगा, जब क्वेश्चन आया कि वो हिंदू है या नहीं है या फिर उसका रिलीजन क्या है, तो जिस रीति रिवाज से वो पला बढ़ा है वो उसका रिलीजन होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया। हाँ। उसके बाद आता है कोई अगर हिंदू फेथ में कन्वर्ट हो गया, मान लो ए पर्सन है, ठीक, वो पहले मुस्लिम था, अब क्या हुआ कि वो अ, उस उसको हिंदू रिलीजन पसंद आ गया और उसने हिंदू में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, तो वो होगा हिंदू होगा बाय बर्थ। ये बाय बर्थ नहीं, बाय कन्वर्जन वो हिंदू हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद रिकन्वर्ट टू हिंदू फेथ, अगर मान लो कोई आदमी ए है, ठीक, वो कन्वर्ट हो गया बी में, बी रिलीजन में, जो कि मान लो कोई और रिलीजन है, क्रिश्चियन या मुस्लिम है, और उसके बाद वो कुछ दिन वहां रहा, उसे लगा कि नहीं ये सही नहीं लग रहा, हम पहले जहाँ थे वहीं से थे, और वो फिर से कन्वर्ट हो गया हिंदू में, तो फिर से कहेगा हिंदू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक और डिफिनीशन हम लोग का आता है, हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। इसमें क्या है कि जो मुस्लिम नहीं है, ठीक, क्रिश्चियन भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, ज्यू भी नहीं है, ठीक है, तो वो किस लॉ से गवर्न होगा इंडिया में? वो हिंदू लॉ से गवर्न होगा। अब जैसे, हाँ, जैसे मान लो एक आमिर खान की कौन सी मूवी थी, पीके, तुम लोग पीके मूवी देखे होगे, ठीक है। वो हुआ क्या, वो आसमान से टपका धरती पे, इंडिया में गिरा, तो उसका रिलीजन कौन सा होगा? ठीक, तो वो ना तो मुस्लिम है, ना तो वो क्रिश्चियन है, ना तो पारसी है, ना तो वो जू है, और ना ही ये चारों में से वो कोई क्लेम कर रहा है कि भैया हम तो ये है, तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिक वो हिंदू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट मेंबर ऑफ SC/ST। हाँ, इसमें क्या है कि हमारा जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, 6 शेड्यूल, उसमें बहुत सारे दिए गए हैं शेड्यूल ट्राइब्स, वो क्या है, वो हिंदू रिलीजन से गवर्न नहीं होते, उनका खुद का अपना चलता है, और वो खुद अपने रीति रिवाज जो होते हैं उनसे ही वो गवर्न होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दे रखा है, ठीक है। इसमें कुछ और टर्म्स हैं, जैसे भैया ये एसटी क्या है? एसटी क्या था? शेड्यूल, भैया एसटी हिंदू में नहीं आता है। नहीं नहीं, वो 6 शेड्यूल में जो भी शेड्यूल ट्राइब को डिस्क्राइब किया गया है वो हिंदू में नहीं आते, ठीक है। इसमें और भी होता है, जैसे ओके भैया। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे हमारे यहाँ क्या प्रथा चलती है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, लिंगायत, वीरा सेवा, ऐसे जो होते हैं वो सब भी हिंदू में गवर्न होते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो वो लिख सकते हो, इसमें लिखा नहीं है। वीरसवा, VIRASHAIVA, ठीक है। लिंगायत, ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज, ये सब भी क्या है, हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सबको? किसी को कोई दिक्कत कि हाँ हिंदू भैया। कौन है नहीं है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक। अब हम लोग कुछ डिफिनीशन देखते हैं हिंदू लॉ में। सबसे पहला कस्टम और यूजेस। कस्टम यूजेस क्या होगा, ठीक, एनी रूल विच हैज बीन कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज को कस्टम होने के लिए ना उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अब वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, चलते आ रही है, चलती आ रही है, और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं इस ढंग से, कल कर रहे हैं उस ढंग से, वैसे नहीं। और ये लॉन्ग टाइम से चलते आना चाहिए, ठीक है। नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अब कोई कहेगा कि सती प्रथा भी हमारा कस्टम था, वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है,
तो उसको भी हम कस्टम मान लें, उसको भी हम दे दें लॉ में जगह, तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, वो अनरीजनेबल है। सेम डॉरी, डॉरी भी हमारा बहुत समय से कस्टम चलते आ रहा है, तो क्या हम उसको दे दें? नहीं, वो अनरीजनेबल है। कोई क्यों देगा भाई पैसा शादी ब्याह के लिए, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये होता है, ठीक। और नॉट बीन डिसकंटिन्यूड, और वो डिसकंटिन्यू होना नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए, हमेशा वो चलते आना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसा नहीं कि मान लो पहले से नहीं चलते आ रहा था, बीच में कुछ लोगों ने छोड़ दिया, अब फिर से हम शुरू कर रहे हैं कि नहीं हम तो वो कस्टम फिर से फॉलो करेंगे, वैसे नहीं। वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सही है? कस्टम समझ में आ गया सबको क्या क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, लॉन्ग टाइम से होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ। अब इसके बाद ये 3-4 डेफिनेशन जो है ना, ये तुम लोग याद कर लो, मतलब नींद में भी कोई पूछे तो ये बता देना, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है आ जाए, वहां फिर आकर के यही सब पूछते रहते। फुल ब्लड, फुल ब्लड क्या होता है? अगर सेम फादर है और सेम मदर है, ठीक, तो क्या होगा? फुल ब्लड होगा। मान लो ए है, ठीक, और बी है, दोनों क्या हुआ? उसके पापा भी सेम है, उसके मम्मी भी सेम है, तो क्या होगा? फुल ब्लड होगा। हाफ ब्लड क्या होगा? कि फादर सेम है और डिफरेंट मदर, ठीक। इसमें हम लोग के टाइम जब आशीष भैया पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा टेक्निक बताया था। इसमें हाफ में देखो लास्ट में यफ आ रहा है, याद करने का, इसमें यफ आ रहा है, फादर में भी यफ आ रहा है, सेम, इसको याद रखेंगे। सेम क्या है दोनों में? एफ एफ। इस टेक्निक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक। हाफ ब्लड, सेम फादर, मदर डिफरेंट होगी। अगर मान लो एक एक आदमी ए है, ठीक, और वो शादी करता है बी से, ठीक, और वो शादी करता है सी से भी, तो इन दोनों से क्या होगा? इनके जो बच्चे होंगे और इनके जो होंगे, ये दोनों कैसे होंगे? हाफ ब्लड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब यूट्राइन ब्लड क्या होता है? इसमें फादर डिफरेंट होते हैं, ठीक। इसमें हुआ क्या कि मदर ने ही 2 शादी कर ली, मान लो हस्बैंड का डेथ हो गया, और उसके बाद ये जो थी ये शादी कर ली ए से, और ये शादी कर ली सी से, तो इन दोनों से जो बच्चे होंगे वो क्या होगा? यूट्राइन ब्लड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाफ ब्लड, हाँ नहीं भैया। ठीक है। हाँ, अब रखना है, अब हम लोग याद, अब अगला है सपिंडा भैया रिलेशनशिप। हाँ ए और बी जो है, जैसे हाँ। कि ए फादर अलग सेम है, मतलब अकेला है, और हम्म, जो मदर है जो डिफरेंट है, तो लाइक किसी के डेथ के बाद में या फिर एक साथ में वो 2 लेडीज से शादी कर रहे हैं? डेथ के बाद भी, और एक साथ भी 2 शादी कर सकता है अगर दोनों पत्नी को कोई दिक्कत ना हो तो। तो यहाँ पे कोई रिलीजन का है, लाइक एक अगर मुस्लिम हो या हिंदू, ऐसा कुछ? हिंदू होना चाहिए। दोनों हिंदू होनी चाहिए। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी होगा वो हिंदू होना चाहिए, दूसरा कोई रिलीजन नहीं। ओके ठीक है। हाँ। अगला है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप में क्या होता है? मदर की तरफ अगर 3 जनरेशन हम ऊपर जाते हैं, ठीक, और फादर की तरफ हम 5 जनरेशन अगर ऊपर जाते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे? सपिंडा रिलेशनशिप में होंगे, वो हमारे सेम पिंड होंगे, ठीक है। मान लो मदर की तरफ हम गए रिलेशन में, मदर, मदर की मदर, फिर मदर की मदर की मदर, फादर की तरफ गए, फादर के फादर, उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर, ऐसे 5 जनरेशन में ऊपर गए, तो उनसे जो होगा हमारा रिलेशनशिप वो क्या होगा? सपिंडा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अभी बस हमें इतना याद रखना है, मदर की तरफ 3 जनरेशन, फाइव की तरफ 5 जनरेशन, 3G और 5G याद रखना आपको, मदर का 3G, फादर का 5G, ठीक। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? कुछ कुछ, अरे जब कंडीशंस पढ़ेंगे ना मैरिज, तो उसमें बताया गया कि हम किससे किससे शादी नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा बताया गया है जिससे हम शादी नहीं कर सकते हैं, जैसे फादर डॉटर आपस में शादी नहीं कर सकते, मदर सन आपस में शादी नहीं कर सकते, ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर आपस में शादी नहीं कर सकते,
ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन भी आपस में शादी नहीं कर सकते, ब्रदर सिस्टर शादी नहीं कर सकते, चाहे वो हाफ हो, यूट्राइन हो, या फिर अडॉप्शन से आया हो। ठीक है, अंकल नीस भी शादी नहीं कर सकते, आंट और नेफ्यू भी आपस में शादी नहीं कर सकते, कजन आपस में शादी नहीं कर सकते, ब्रदर्स की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते। मगर ये ब्रदर्स, ये ये चीजें वहां भी आएंगी ना जब, अगर हमारा कस्टम कहीं प्रिवेल करता है। मान लो कोई अगर तुम लोग से हरियाणा की तरफ से हो, तो उन लोग को पता होगा कि अगर भाई का डेथ हो जाता है तो कुछ उन लोग का क्या सिस्टम होता है, जिसमें क्या बोलते हैं उन लोग को, उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी। उसमें वो ब्रदर की वाइफ से शादी करते हैं, उनके तरफ वो कस्टम है और वो चलते आ रहा है। तो जहाँ पे कस्टम आएगा वहां पे ये क्या होगा, रिलेशनशिप थोड़ा बहुत मैनेज करेगा खुद को। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है सबको? ये डिफिनेशन वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? ये एक बार नहीं भैया। सेकेंडरी रिलेशनशिप बता दिए, होता क्या है ये? सपेंडर रिलेशनशिप होता है ना कि अब तुम हो, ठीक, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा हैं, तो तुम अपने मम्मी के जनरेशन की तरफ देखोगे, 3 जनरेशन ऊपर से जो परिवार चलते आ रहा है। ठीक, और तुम फादर की तरफ से देखोगे, तुम्हारे फादर की तरफ से 5 जनरेशन ऊपर से जो परिवार चलते आ रहा है, वो तुम्हारे सेम पिंड से होंगे। बस अभी तुम रखो 3 जनरेशन और 5 जनरेशन। जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, 3G और 5G, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है ये हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, थ्री ओके भैया। जनरेशन और 5 जनरेशन। कुछ कंडीशंस होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में कि कौन कौन आपस में शादी कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू। ठीक, इसमें क्या है, पार्टीज टू मैरिज मस्ट बी हिंदू, दोनों का दोनों हिंदू होना कंपलसरी है। अगर दोनों हिंदू हैं तो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और हिंदू मैरिज एक्ट में आएंगे कौन कौन, जो हमारा डेफिनेशन था कि कौन कौन हिंदू हैं, तो ये हो गया। उसके बाद बाइगेमी, बाइगेमी नहीं होना चाहिए, ये एब्सोल्यूट है। शादी आप हिंदू मैरिज एक्ट से एक ही करेंगे, दूसरी शादी आप कोई भी कीमत पे नहीं करेंगे, चाहे आपका पार्टनर जो हो वो इंसेन हो गया हो, या फिर आप उससे परेशान हो बहुत ज्यादा। जब तक आप डिवोर्स नहीं लेते, जब तक आपका अपील का टाइम पूरा नहीं होता, आप दूसरी शादी कोई भी कीमत पे नहीं कर सकते, ये एब्सोल्यूट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नादर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक, दोनों में से किसी के भी, मान लो अगर हस्बैंड है उसकी वाइफ जिंदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, अगर वाइफ है उसके हस्बैंड जिंदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ठीक, एक होता है पॉलीगैमी और एक होता है पॉलीएंड्री। ठीक, अगर मेल करे तो पॉलीगैमी, फीमेल करे तो पॉलीएंड्री। ठीक है, और अगर ऐसा करते हैं तो मैरिज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब 3 टर्म यहाँ पे आता है, एक वॉइड होता है, एक पॉलीगैमी और दूसरा क्या था? पॉलीएंड्री। इसमें क्या होगा, मैरिज वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 टर्म हमेशा आपको हिंदू मैरिज एक्ट में, या फिर अब आगे जा करके आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो 3 टर्म आपको हमेशा आएगा, वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, 3 टर्म समझने नो, सब? हाँ, नहीं दिक्कत नहीं। नहीं है दिक्कत भैया। ठीक। उसके बाद मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी जो है मैरिज के टाइम में देखा जाएगा। ठीक, कि अगर उस समय आपका मेंटल कैपेसिटी क्या है, आपने अपने अपने से दिया था या फिर जबरदस्ती शादी करवाया गया है, तो उसमें क्या होगा, मैरिज वॉइडेबल हो जाएगा। बाद में जाकर के वो पार्टी क्लेम कर सकती है कि हमको तो उस समय लड़ा धमका करके शादी करवाया गया था, मेरे मन के हिसाब से शादी नहीं करवाया गया था, तो वो क्या हो जाएगा, मैरिज वॉइडेबल हो जाएगा। इसके बाद लड़ाई यहाँ आती है सबकी, चाइल्ड मैरिज, ये क्या होगा। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में सबसे पहले चाइल्ड मैरिज जो है, सबसे पहले इसमें तो एज देखेंगे हम। एज हमारा क्या क्या है इसमें, ब्राइड ग्रूम के लिए 21 साल, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल। भैया एक ना किसी ने मैसेज डाला है इस पे, तो उसको ना ये उसको ये तीनों नहीं हाँ, समझ में आ रहा, बता दीजिए। वॉइड वॉइडेबल अच्छा, करके क्या डिफरेंस है, ठीक। वैलिड? वॉइड मतलब क्या होता है ना कि हमने जो काम किया, तो बाइगेमी, अगर किसी ने ए ने शादी की, ठीक, ए बी से, और उसने शादी की सी से,
तो वॉइड कहने का मतलब हमारा ये है ना कि ये सी से जो शादी हो मान ही नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, सी मानेगा ही नहीं। कोर्ट की आपने सी से शादी किया है, वो मान्य ही नहीं होगा, वो उसी समय खत्म हो जाएगा। वॉइड मतलब जीरो, कुछ नहीं, वो मानेंगे ही नहीं, वो खत्म है, कुछ नहीं है उसके बारे में। वॉइडेबल का मतलब होता है कि हमने उस समय तो कर लिया, ठीक, जब तक। और वॉइडेबल क्या होता है, दोनों पार्टी के पास राइट होता है कि हम बाद में जाकर के उस चीज को खत्म करवा सकते हैं, ठीक। वॉइड मतलब जो चीज उसी समय हुई और उसी समय खत्म, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। वॉइडेबल का मतलब होता है इन हम जा करके उसको वॉइड करवा सकते हैं, मतलब उसको इन फ्यूचर हम खत्म करवा सकते हैं। वैलिड मतलब होता है जो वैलिड है वो वैलिड है, ठीक। किसी को दिक्कत इसमें अभी भी? प्रोसीड करते भैया। ओके। हाँ ठीक। तो यहाँ हम लोग थे चाइल्ड मैरिज में। चाइल्ड मैरिज में क्या है, ब्राइड ग्रूम की एज 21 होनी चाहिए और ब्राइड की एज 18 साल होनी चाहिए। लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल, ठीक। मगर हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि ये चाइल्ड मैरिज वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, इसमें इस हिंदू मैरिज एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इन्होंने छोड़ दिया लेजिस्लेशन बनाने वालों ने। उन्होंने इसका टेंशन ही नहीं लिया कि ये दोनों अगर 18 साल से कम की लड़की अगर शादी करती है तो क्या होगा, और 21 साल से कम की अगर शादी करते हैं तो उनका क्या, इसका टेंशन ही नहीं लिया उन्होंने। इसके बाद में क्या हुआ कि एक अलग से लेजिस्लेशन लाना पड़ा, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, ठीक। ठीक, इसमें क्या है, चाइल्ड मैरिज एक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर किया गया। तो तुम लोग इतना याद रखोगे, वॉइडेबल। अभी क्या होता है कि हर साल एंट्रेंस के समय, हम लोग के समय में भी इससे बहुत लड़ाई हुई। आशीष भैया से पूछ लेना, उनको कॉल करके किसी ने रात में धमकाया भी था कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमारे भैया तो ऐसे पढ़ाया, हमको वॉइड होगा। वो वॉइड नहीं होता, वो वॉइडेबल होता है, ठीक है। टिल 2 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी की एज क्या है, 18 साल। 18 साल की उम्र के 2 साल के अंदर इनको अपना मैरिज अगर वॉइड करवा लिए हो तो करवा लिए, नहीं तो ये मैरिज क्या हो जाएगी, आगे प्रोसीड करेगी। फिर आप ये नहीं कर सकते कि हमारा उसमें चाइल्ड मैरिज हुआ था, हमें हमारा ये शादी कैंसिल करवा दो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें कोई कहेगा समझ में नहीं आया हाँ, जरा फिर से तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या है ना कि सबसे पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट से समझते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, मैरिज का 3 डेफिनेशन दिया गया है। मैरिज या तो वैलिड होगा, या तो वॉइड होगा, या तो वॉइडेबल होगा, ठीक। वॉइड मैरिज का आगे कुछ ग्राउंड्स दिया गया है कि ये मैरिज जो है ये वॉइड होगा। अगर हम बाइगेमी करते हैं हमारा मैरिज वॉइड हो जाएगा, ठीक। और 2-3 कंडीशन और है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मैरिज वॉइड हो जाएगा। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है या फिर सपिंडा रिलेशनशिप में, तो हमारा मैरिज वॉइड हो जाएगा। उन्होंने उस वॉइड मैरिज के डिफिनेशन में उन्होंने कुछ नहीं लिखा मैरिज क्या होगा। जब वॉइडेबल मैरिज की बात आई तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारा ग्राउंड्स लिखा कि ये कंडीशन जब होगा मैरिज वॉइडेबल होगा। मगर चाइल्ड मैरिज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, एक एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने कि चाइल्ड मैरिज का होगा क्या, आखिर वो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, कहीं नहीं लिखा। बस डिफाइन कर दिया कि चाइल्ड मैरिज कब होगा, जब कोई 18 साल से कम का लड़का शादी करे और 18 साल से कम की लड़की शादी करे, तो मैरिज क्या होगा, चाइल्ड मैरिज होगा, ठीक। पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं होगी शादी की, बस इतना लिखा उन्होंने, इससे ज्यादा हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ नहीं लिखा। तो उसके बाद फिर से नया लेजिस्लेशन आया, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। उसमें डिफाइन किया कि जो मैरिज है वो जनरली वॉइडेबल होगा, ठीक है, जनरली वॉइडेबल होगा। मगर 1-2 ग्राउंड्स दिया गया है कि जबरदस्ती मान लो उसकी शादी करवा दी गई, आपने डरा धमका करके शादी किया कि तुम हमसे शादी करो ही करो, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे, इस कंडीशन में। तो वो है क्या कि 2 साल, आप शादी की, अगर शादी हो गई, मेच्योरिटी अगर आ गई, आपने मेच्योरिटी एज प्राप्त कर लिया, तो शादी के 2 साल के बाद आप उस मैरिज को वॉइड करवा सकते हैं, मेच्योरिटी के 2 साल के बाद, नहीं तो वो शादी फिर कंटिन्यू होगी, ठीक है। कोई दिक्कत अभी भी किसी को? भैया एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, ये करें कि ये जो ब्राइड का एज अब बढ़ा के 21 साल हो गया है, तो इस पे लागू होगा नहीं, लागू होगा नहीं इसमें भी? नहीं अभी देखो, अभी क्या है, तुम डायरेक्ट से लिखो, सिर्फ डायरेक्ट में अभी यही एज दिया है तो यही एज होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब तो इस मैंने पे अलाउ देखा नहीं है होगा इस समय नहीं तो? अभी नहीं। अच्छा, ठीक है।
ये मैंने ये देखा है कि जो चाइल्ड मैरिज होती है वही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो वही क्या बोलते हैं फिर वो वैलिड होती है। हाँ, फिर आप कह हिंदू रहे हैं मैरिज में वॉइडेबल कुछ होती है। ये प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत होती है वॉइडेबल। ये हिंदू मैरिज एक्ट में उसका बारे में कुछ नहीं लिखा है। भैया क्वेश्चन क्या है ना ऐसा कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि चाइल्ड मैरिज एज पर हिंदू एक्ट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, तो क्या टिक करे? हाँ भैया। वो क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। अब जब उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तुम उसके बारे में क्वेश्चन दोगे तो क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा, सबको नंबर मिलेगा उसका। अच्छा नहीं, फिर भी इन केस अगर बेटर ऑप्शन क्या है अगर आ गया तो? पेमेंट होती है तो वैसे इन केस अगर या तो हर साल ड्यू के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबका नंबर 10-20 नंबर बढ़ जाता है, तो वो क्वेश्चन ये भी होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सबको उसका नंबर मिल जाएगा। अगर वहां पे अगर लिखा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 तो तुम वॉइडेबल मार्क करके आओगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, कोई भी एक्ट के बारे में नहीं लिखा है, तब भी वॉइडेबल मार्क करके आओगे। जनरल रूल क्या होता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन है उसके बारे में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, मगर उस चीज को डिफाइन करने के लिए एक नया लेजिस्लेशन, पर्टिकुलर लेजिस्लेशन बनाया गया, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट 2000 बनाया गया जो कि चाइल्ड मैरिज को गवर्न करेगा, और उसमें लिखा है कि ये मैरिज वॉइडेबल होगा, तो तुम वहाँ वॉइडेबल मार्क करके आओ। अगर कुछ नहीं लिखा है तो तुम वॉइडेबल मार्क करके आओ। अगर हिंदू मैरिज एक्ट करके लिखा है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर चाइल्ड मैरिज एक्ट लिखा है तब तो वॉइडेबल होगा ही। ठीक है। यस सर। कोई स्पेशल लेजिस्लेशन अगर बनता है तो उसको प्रिवेल करते हैं, हम उसको मानते हैं, ऐसा नहीं कि पुराना वाला जो है उसको। ठीक है। जी भैया। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मैरिज इज वॉइड। ठीक। अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मैंने बताया फादर मदर डॉटर शादी कर ले, मदर सन शादी कर ले, इस तरह का जो ऊपर था हमारा ये अगर ये शादी करते हैं आपस में तो क्या होगा, मैरिज वॉइड हो जाएगा। सपिंडा रिलेशनशिप, मैरिज क्या होगा, वॉइड होगा। सपिंडा मतलब फादर की तरफ 5 जनरेशन, मदर की तरफ 3 जनरेशन, ये मैरिज वॉइड हो जाएगा। उसके बाद आता है सेरेमनीज ऑफ मैरिज। मैरिज, अब मान लो 2 लोगों ने शादी कर ली, तो हम मानेंगे कैसे कि हाँ उनका शादी सही है। ठीक। तो होना क्या चाहिए, उसको सनी के हिसाब से होना चाहिए। मस्ट बी सोलेमनाइज अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट। हमारे यहाँ जो राइट्स है, जो हमारा कस्टम चलते आ रहा है, हम उसके हिसाब से अगर शादी करेंगे तब हमारी शादी सही मानी। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग जाते हैं मंदिर में 7 फेरे लेकर के जोड़ा जोड़ी कहते हैं हमने तो शादी कर ली, तो वो नहीं। वहाँ पे जो आपका कस्टम है उसके हिसाब से शादी होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या है, सिर्फ अंगूठी पहना करके कहते हैं हम तो शादी कर ली। फिल्मों में क्या होता है कि हीरो ने अपना अंगूठा काटा, वो लगा दिया, हमारी शादी हो गई, वो नहीं होता। आपको अपने कस्टम के हिसाब से शादी करना होगा, और वो सेरेमनी क्या होना चाहिए, आइदर पार्टी के थ्रू, आइदर पार्टी का होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे आइदर पार्टी लिखा है, इसका मतलब समझो। मान लो एक ए है जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, और बी जो है वो जैन है, आपस में दोनों शादी कर सकते हैं। ये दोनों शादी कर सकते हैं अगर ए हिंदू है बी जैन है, बताओ। कर यस सकते हैं। यस भैया। यस। हाँ। कौन कौन से लॉ से ये लोग हाँ भैया शादी कर कर सकते सकते हैं, हैं। कौन कौन से लॉ से ये लोग शादी कर सकते हैं? ये हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल 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 मैरिज है से भी कर सकते हैं, दोनों से। दोनों से कर सकते हैं। हाँ, हम लोग का इस बार का जो पेपर था उसमें शादी ये क्वेश्चन पूछा भी था कि ये दोनों कौन कौन से लॉ से शादी कर सकते हैं। तो याद रखना ये अपने लॉ से करेंगे ही करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट से ये दोनों शादी करेंगे करेंगे, और स्पेशल मैरिज एक्ट से भी ये दोनों शादी करेंगे। ठीक है। अब हुआ क्या कि ए हिंदू है बी जैन, तो अगर ये दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं तब इनका शादी मान्य होगा, अगर जैन रीति रिवाज से शादी करते हैं तब भी इनका शादी मान्य होगा। और मान लो ये दोनों कहे कि नहीं हम तो बुद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे अपने रीति रिवाज से, तो क्या ये शादी मान्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर पार्टी, दोनों में से किसी एक का जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से इनका शादी होना चाहिए। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? भैया अगर हाँ। मतलब दोनों पार्टीज अलग रिवाज से शादी करते हैं तो क्या हाँ। फिर उनकी मैरिज को चैलेंज किया जा सकता है? वो शादी मानी ही नहीं जाएगी। अगर जब आप शादी लो, एक चीज हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है ना कि आपने शादी कर ली,
जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है आपस में, आप दोनों रहो खुशी से, किसी को कोई मतलब, ये पर्सनल है हमारा, पर्सनल है, हम दोनों खुशी से रह रहे हैं, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खत्म, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको दिक्कत आनी शुरू होती है ना, अगर आपने सही ढंग से शादी नहीं किया, उस समय जाकर के आपको दिक्कत होगी। अब मान लो यहाँ क्या हुआ कि ये दोनों जाकर के हिंदू थे और जैन थे, इन्होंने बुद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी कर ली, ठीक। अब हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और ये दोनों कहीं नहीं, अब तो हम अलग रहेंगे, हमें डाइवोर्स दो। अब डाइवोर्स दो तो इतने दिन ही साथ रही है, वो पति पे डिपेंडेंट, वो उसके लिए घर संभाल रही थी, कुछ कर रही थी, वो घर का देख रेख कर रही थी, अब अचानक डाइवोर्स हो गया तो ये जाएगी कहाँ? तो ये मेंटेनेंस क्लेम करेगी। अब जब तुम मेंटेनेंस क्लेम करने जाओगे ना, तो पति कह देगा हमारी तो शादी ही नहीं हुई थी। समझ में मतलब दिक्कत अगर कहाँ आएगी? इससे फैमिली ने अगर लाइक इन्होंने शादी की तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है जो इनको डिवोर्स पे कोई और तीसरा मजबूर कर सकता है या फिर इन पे क्लेम कर सकता है? नहीं नहीं, डिवोर्स में ये दोनों आपस में ही करेंगे, तीसरे को कोई मतलब नहीं। अगर फैमिली प्रॉब्लम हुई किसी को, मतलब थर्ड पर्सन को अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता इन दोनों के ऊपर जब तक नहीं नहीं ये कुछ ना कहें। डाइवोर्स सिर्फ ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ ला सकते हैं, कोई तीसरा पार्टी डाइवोर्स नहीं ला सकता। ओके ओके ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं आगे भैया। बढ़े, आगे नो बढ़े। सर। हाँ, अब आगे क्या है कि जो हमारा राइट्स है, सेरेमनी है, वो क्या क्या, एक एक टर्म यहाँ पे है सप्तपदी, ठीक। हमारा जो राइट्स है ये इसको इंक्लूड करता है, सप्तपदी को। बहुत सारे जो हमारा जनरल जो हमारा कंसेप्ट है सप्तपदी पे आता है, मगर वही जहाँ पे ये फॉलो होते आ रहा है कस्टम, ठीक। अब कुछ जैसे साउथ में चले जाओगे तो वहाँ सप्तपदी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो लोग नहीं लेते 7 फेरे। और यहाँ पे सप्तपदी का मतलब 7 फेरा भी एक्चुअली नहीं होता, ये 7 स्टेप होता है। आप 7 स्टेप की साथ से ना, अगर आपके में वो रीति रिवाज है कि 7 स्टेप हम साथ चल लिए तो वो शादी मानी जाएगी, ठीक। और या फिर अगर अग्नि के चारों ओर फेरे ले लिए, 7 फेरे, तब मानी जाएगी, ठीक है। सप्तपदी का ये कंसेप्ट है, ठीक। और जैसे ही ये 7 फेरा कंप्लीट होगा या फिर 7 स्टेप कंप्लीट होगा, हमारी शादी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। अगर 6 हुआ तो नहीं, अगर 7 हुआ तो हाँ, अगर 7 से ज्यादा तुम लेते रहो कोई मतलब नहीं, 7 हुआ उसी समय शादी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मगर ये वही होगा जहाँ पे इसका कस्टम है, जहाँ पे इसका कस्टम ही नहीं है वहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। नहीं भैया। हाँ, अब शादी होगी, अब क्या शादी को रजिस्टर करवाना जरूरी है? जनरली लोग नहीं करवाते, ठीक। शादी हो गई, हनीमून पे जाते हैं, काम खत्म, रजिस्ट्रेशन का कोई टेंशन ही नहीं लेते। तो इसमें भी क्या है, सरकार ने भी छूट दे रखा है। उसमें क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल बनाए, अगर वो कंपलसरी करती है तो करे, नहीं करती है तो नहीं करे, ठीक। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंपलसरी करती है तो ठीक, अगर नहीं करती है तो अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो हमारे मैरिज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वैलिडिटी ऑफ मैरिज इज नॉट अफेक्टेड। वो इफेक्ट नहीं करेगा कि हमने अपनी शादी को रजिस्टर करवाया है नहीं करवाया, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है रजिस्ट्रेशन का। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत किसी को? एक ना बस ये था कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था पीछे, उसने शायद इसको कंपलसरी किया था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ 2005 में आया था दिल्ली। कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ जगह क्या है, कुछ कुछ स्टेट्स ने इसमें अपना कानून बना रखा है, आप वहां जाकर के करवा सकते हैं। जनरली ये नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा जजमेंट दे रखा है कि आर्टिकल 44 लाओ, आर्टिकल 44 लाओ अभी से नहीं कब से ला के रखा है। सिर्फ जजमेंट देने से नहीं होगा, जब तक लेजिस्लेचर उस पर कानून नहीं बनाएगी वो कहाँ से होगा? कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, ठीक है। अब अगला है मैट्रिमोनियल रेमेडीज। अब शादी तो हमने कर ली, अब शादी में अगर हमें दिक्कत आ रही है तो हम क्या क्या करेंगे, ठीक। सबसे पहला होता है डिग्री ऑफ नलिटी, हम शादी अपना खत्म करवा दें। कैसे कैसे? इसमें हम क्या करवा सकते हैं, अपने जो हमने शादी की वो वाइड मैरिज हो या फिर वोइडेबल मैरिज हो,
वॉइड मैरिज मतलब हमने शादी की और उस शादी का कोई मतलब ही नहीं है, वो जीरो खत्म उसी समय है। वॉइडेबल मतलब हमने अभी शादी की, हमें बाद में दिक्कत आया, हमें बाद में पता चला कि हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया, धोखा हो गया, हमारी शादी गलत हो गई, तो हम उस शादी को क्या किए, वॉइडेबल करवा लिए। ठीक है, तो वर्ड इसमें अब बस इतना ना याद रखना कि ग्राउंड कौन कौन सा है। जैसे अब तुम लोग क्या कर देगा कि अब एग्जांपल दे देगा कि ए है, वो बी से भी शादी किया और सी से भी शादी किया, वो बाइगेमी किया, तो होगा क्या, ये दोनों का मैरिज क्या होगा, तो मैरिज क्या होगा, वर्ल्ड होगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अगर दे देगा एग्जाम्पल क्वेश्चन में कि ये है, ये अपने ग्रैंड मदर से शादी कर रहा है या फिर अपने मदर से शादी कर रहा है या अपने भाई की वाइफ से शादी कर रहा है, तो मैरिज क्या होगा, वो मैरिज वर्ल्ड मैरिज होगा। या फिर अपने सपेंडा रिलेशनशिप में शादी कर रहा है, तो मैरिज क्या होगा, वर्ल्ड होगा। ये 3 ग्राउंड ही है जिसपे हमारा मैरिज वर्ल्ड होगा। ठीक, इसके बाद का ग्राउंड, इसके बाद क्या है, वर्ल्डेबल मैरिज। वर्ल्ड मैरिज तक में किसी को दिख पे तीनों ग्राउंड में, तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके पहले। भैया कोई दिक्कत वाइट किसी को, तो क्लियर हो गया, बाइगेमी और प्रोहिबिटेड और बाइगेमी, बाइगेमी में दिक्कत है। नहीं भैया, थोड़ा वो जो ये वॉइडेबल के जो टर्म्स हैं, जैसे इम्पोर्टेंसी हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, वो थोड़ा मतलब उस, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड मैरिज का किसी को कोई दिक्कत कर देते सही रहता। भैया वाइड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वर्ल्डेबल मैरिज मतलब हम बाद में अपना शादी खत्म करवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी का जनरल कोई बता सकता है इम्पोर्टेंसी मतलब क्या। मतलब इनकैपेबल ऑफ सेक्स। हाँ, और कोई बता सकता है कुछ। स्टेरिलिटी तो मतलब इसका ग्राउंड नहीं है, मतलब वही मतलब मेंटली उसको मतलब इनकैपेबल है या फिर वो उसका मन नहीं है, कुछ भी कह सकते हो। नो पोटेंट होता है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि इनकैपेबल ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, नहीं नहीं, हाँ वो किसी तो के नहीं है, दिमाग में। वो ये नहीं है, स्टेरिलिटी वाला कंसेप्ट तो नहीं है इसमें, बाकी सब हाँ, है। ये चीज क्लियर रखना, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। इम्पोर्टेंसी मतलब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो या तो फिजिकली हो या तो मेंटली हो। ठीक, इम्पोटेंसी का मतलब ये होता है, इनकैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, इम्पोटेंसी। ठीक, जी भैया। इन हाँ, इनकैपेसिटी टू गिव कंसेंट ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। वो क्या है, शादी के समय वो उसका मेंटल स्थिति सही नहीं था, इसलिए वो कंसेंट देने के लिए सही नहीं थी। बाद में उसे जब उसका मेंटल कंडीशन सही हुआ तो उसे लगा कि हमसे तो उसमें हमारा मेंटल कंडीशन ऐसा था कि हम शादी के लिए दे ही नहीं सकते थे अपना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बाद में अपना मैरिज वॉइडेबल करवा सकती है। फ्रॉड, फ्रॉड कोई बता सकता है क्या होता है। जिसमें मतलब चीटिंग धोखे के से साथ किसी की शादी करवा देना। एक 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 करके कोई एक बोलो पहले। जो चीट करके शादी कर लेता है। और कोई, और तरीके से मतलब कि किसी तरीके का झूठ बोला और उसके बाद में उससे शादी की हो, तो फिर वो फ्रॉड हो जाएगा। बाला, बाला मूवी देखा सबने, हाँ जी बाला, बाला मूवी देखा सबने, वो जी जी। आयुष्मान खुराना वाला। उसमें भी वो फ्रॉड करता है, अपने बालों के बारे में नहीं बताता है उसको, हाँ। इसलिए वो भी फ्रॉड मैरिज के अंदर उसका डिवोर्स हो जाता है। इसमें फ्रॉड में क्या होगा ना कि इसमें 2 तरह के फ्रॉड आएंगे मेनली। एक क्या होगा कि हमने अपने रीति रिवाज के लिए झूठ बोला कि नहीं हमारे यहाँ तो यही रीति रिवाज है, हमारे यहाँ तो भाई अंगूठा काट के ही सिंदूर लगाते हैं, तो ऐसे ही शादी करते हैं हम लोग। लड़की को क्या ही तो विश्वास कर ली कि हाँ ठीक है शादी हो गई। ठीक, एक ये फ्रॉड हो गया। दूसरा फ्रॉड हो गया कि हमने अपने बारे में छिपाया कि हाँ हमारा ये एजुकेशन ये है, या फिर हमने कुछ ऐसा चीज छुपाया जो हम दोनों के रिलेशनशिप में वो चीज जाहिर होना जरूरी है जिससे हमारा मैरिज इफेक्ट करता हो। ठीक है, ये होता है फ्रॉड। ये 2 ग्राउंड से होते हैं, ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ये 2 दिया गया है फ्रॉड का। ठीक, अगला आता है प्रेगनेंसी ऑफ पर्सन अदर देन द हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर शादी के समय वाइफ किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है, ठीक, उसके पहले उसका किसी के साथ रिलेशन था और वो रिलेशन से वो प्रेग्नेंट है, ठीक ना, तो वो क्या होगा, उस ग्राउंड पे आप बाद में क्या होता है कि जैसे हस्बैंड को पता चलेगा तो वो जा करके अपने मैरिज
वॉइडेबल करवा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं भैया। अगला है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। किसी को पता है रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट? किसी को पता है क्या होता है? हाँ भैया, कंजुगल राइट्स भैया मतलब पति पत्नी भैया वो राइट्स होते हैं जो उनको साथ रखते हैं। राइट्स रिलेटेड टू मैरिज। राइट्स रिलेटेड टू मैरिज। अगर और वो राइट दोनों राइज नहीं कर रहे हैं, मान लो होता क्या कि पति अलग चला गया, पत्नी अलग चल गई, दोनों साथ नहीं रह रहे, या फिर दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ करके चला गया, तो दूसरा क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का पिटीशन डालेगा कि हमारी बीवी भाई चली गई है हमें छोड़ करके, और वो छोड़ करके क्यों चली गई है, सिर्फ बीवी ही नहीं, यहाँ पे आइदर हस्बैंड या फिर दोनों ला सकते हैं यहाँ पे आरसीआर की डिग्री। ठीक है, दोनों ला सकते हैं, या तो हस्बैंड नहीं तो वाइफ, या तो हस्बैंड चला गया हो छोड़कर, या तो वाइफ चली गई हो छोड़कर। और वो छोड़कर जाना कैसा होना चाहिए, वो विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए, बिना मतलब का चली गई, थोड़ा भी नहीं था जाने का। एक होता है कि हाँ भाई हमने उसके साथ क्रूएल्टी की, हमने उसे मारा पीटा, हम उसको खाना नहीं दे रहे थे, ठीक, या फिर वो कहीं जॉब कर रही थी और हम उसको जॉब पे जाने नहीं दे रहे थे, फिर वो छोड़ करके चली गई, तो ये होता है। वो विदाउट एक्सक्यूज गई है, हमें बता करके नहीं गई है कि क्यों जा रहे हैं, या फिर कोई जाने का वैलिड रीजन भी नहीं था कि क्यों जा रही है, तो उस कंडीशन होना चाहिए, क्या होगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का हम लोग डिग्री जा करके फाइल कर सकते हैं। और वो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर होना चाहिए। और ये विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर मतलब ये नहीं कि हाँ घर ही छोड़ कर चली गई, हम दोनों एक घर में एक कमरे में साथ रह रहे हैं, मगर हम अपना कंजुगल राइट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो एक जनरल एक्सेप्शनल एग्जांपल लेते हैं कि हाँ शादी हुई तो सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों के बीच एस्टेब्लिश होगा, और वो दोनों के बीच हो नहीं रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सोसाइटी से बाहर हो रहे हैं। ठीक, तो इस कंडीशन पे जाकर के वो लोग क्या करेंगे, आरसीआर की मांग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसमें कंजुगल राइट्स में सेक्सुअल रिलेशनशिप कंपलसरी है क्या, मतलब ये? अब शादी हुई है पति पत्नी की, तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए नहीं तो सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ नहीं मतलब इस टर्म्स में जो कंजुगल का मतलब है, मतलब कि वो इसको इंक्लूड कर रहा है, कंफर्म करके इंक्लूड कर रहा है इस पॉइंट को। सिर्फ यही नहीं होता, और भी होता है। एक जनरल एग्जांपल मैं तुम्हें दी, अब जैसे मान लो हस्बैंड कमा रहा, तो उसका ये भी तो राइट बनता है ना कि वो पत्नी का ख्याल रखे। अब उसे मान लो मेकअप के सामान का जरूरत है, वो ला करके उसे मूवी दिखाने ले जाना, या फिर पत्नी को गोलगप्पा खाना, वो सब भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। एक जनरल एक जनरल जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ। उसके बाद आता है जुडिशियल सेपरेशन। अब मान लो कि वो दोनों चले गए छोड़ करके, उसके बाद भी अब साथ नहीं आ रहे, या फिर मान लो ए और बी की शादी हुई, ठीक, ए और बी की शादी हुई, कुछ समय बाद दोनों का क्या हुआ, झगड़ा होना शुरू हो गया। अब दोनों कोर्ट में गए कि हम दोनों का शादी अब चल नहीं रहा है, हम दोनों को डाइवोर्स चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगी, उन लोग को पहले जुडिशियल सेपरेशन देगी, उन लोग को टाइम देगी कि आप दोनों पहले 1 साल अलग रह करके देख लीजिए। कितना दिन, 1 साल। 1 साल आप लोग अलग रह करके देख लीजिए, अगर दोनों के बीच में लगता है कि नहीं, हम दोनों के बीच जो था वो सही चल रहा था, हम दोनों बेकार में लड़ रहे थे, बच्चे थे, या फिर उस समय हम लोग को समझ नहीं आया क्या है नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, 1 साल हम लोग अलग रह रहे हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे का लग रहा है कि नहीं हमारे जीवन साथी तो आप ही है। तो इस कंडीशन में जा करके वो लोग फिर, अगर 1 साल के अंदर वो दोनों का मैटर सलट गया तो सलट गया, अगर 1 साल के अंदर नहीं आएगा तो एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड हो जाएगा डिवोर्स के लिए, फिर जा करके वो डाइवोर्स के लिए क्लेम करेंगे। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है सबको? जी भैया। मतलब भैया जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स के पहले का एक स्टेप है। हाँ हाँ, जनरली होता क्या है ना कि शादी कोई भी कीमत पे टूटनी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ इंडिया में यही रूल है। क्वेश्चन जैसा नहीं है कि थोड़ा सा भी हुआ खटपट चलो अलग रहना अलग रह लो। हमारे यहाँ क्या है, कोर्ट पूरा प्रयास करती है कि दोनों की शादी नहीं टूटे। ठीक है, जी भैया। शादी टूटने से सिर्फ सिर्फ वो दोनों अलग नहीं हो रहे, जो बच्चे हैं उनका असर पड़ता है, फैमिली पे असर पड़ता है, तो कोर्ट पूरा प्रयास करती है कि दोनों की शादी ना टूटे। इसलिए जुडिशियल सेपरेशन का कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि आप दोनों 1 साल अलग रह करके देख लो, अगर दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है तो सही है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर डाइवोर्स ले लो भाई आप। ठीक। यस सर।
उसके बाद आता है डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या करता है, ये शादी को पूरी तरह से इंड कर देता है, ठीक। मगर शादी के 1 साल के अंदर हम कोई भी डाइवोर्स का पिटीशन नहीं ला सकते कोर्ट में। कम से कम 1 साल तो आपको के बाद साथ रहना ही होगा दोनों को, ठीक। कितना था, 1 साल। ठीक है। भैया 2 और साल में हो जाएगा? हाँ, भैया 1 साल जुडिशियल सेपरेशन का हो गया और 1 साल शादी वाला हो गया, 2 साल में हो जाएगा? वैसे देखो कोर्ट में तुम फाइल करोगे तो फिर समय तो और लंबा लग सकता है। मगर होता क्या है कि डाइवोर्स का जब भी हम पिटीशन देने जाते हैं ना, तो कोर्ट पहले जुडिशियल सेपरेशन ही देती है, मगर कुछ ग्राउंड्स है जिसके आधार पे कोर्ट को सिर्फ डाइवोर्स ही देना होगा, ठीक। बाकी जनरली टर्म अच्छा, में ओके कोर्ट के भैया। ऊपर ये डिस्क्रिप्शन, हाँ, कोर्ट के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन रहता है कि 1 साल तो जुडिशियल सेपरेशन उसको देना है। मतलब भैया हम अप्लाई करते हैं डिवोर्स के लिए और हमको मिलता है जुडिशियल सेपरेशन पहले 1 साल के लिए, इसके बाद अगर नहीं हो हाँ पाता तो फिर डिवोर्स हो हाँ जाता है ना? हाँ, मगर ओके उसका भैया। 3 कंडीशन होता है कि अ, अगर मान लो वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, आपका दूसरा पार्टी जो है वो रिलीजन चेंज कर लेता है, या फिर वो साधु संत हो जाता है कि हम तो दुनिया छोड़ चले, अब हिमालय अब आएंगे ही नहीं हम वापस, उस कंडीशन में। या फिर मान ले कि हमारा जो हस्बैंड, वो हमारा जो अदर पार्ट है, वो बहुत दिन से हमें ले रहा है, 7 साल, 7 साल का एज होता है, 7 साल से हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो लोग उसको जानते थे वो भी उसके बारे में नहीं जानते कि वो 7 साल से है कहाँ। तो इन 3 ग्राउंड्स पे होता क्या है कि कोर्ट डाइवोर्स ही देती है डायरेक्ट। बाकी तुम सारे टर्म्स में जाओगे, कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो तुम्हें डायरेक्ट डाइवोर्स देगी या फिर तुम्हें आरसीआर देगी, और मैक्सिमम केसेस में वो ये सॉरी मैक्सिमम केसेस में वो जुडिशियल सेपरेशन ही देती है, ठीक है। अच्छा। अब डाइवोर्स का कुछ कुछ ग्राउंड होता है। पहला, एडल्ट्री का मतलब किसी को पता है? हाँ भैया, अभी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना ये। हाँ, कौन से केस में? जोसेफ वाले भैया। एडल्ट्री जो है वो आईपीसी से हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, मगर फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट में उसको ग्राउंड दिया गया डाइवोर्स का, ठीक है। वो अभी भी इसमें अगर कोई एडल्ट्री करता है आपका पार्टनर, तो आप जाकर के उसके ऊपर डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हो। और वो एडल्ट्री का जो होता है ना, वो वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से किया। अब मान लो कोई रेप विक्टिम है, ठीक, उसके साथ रेप हुआ है, अगला जो पार्ट है वो जाकर के कहे कि इसके साथ तो भाई एडल्ट्री हो गया, इसके साथ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया कोई और, तो वो जाकर के डाइवोर्स क्लेम कर दे, उस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो वॉलेंट्री होना चाहिए, ठीक है। ठीक जैसे है। भैया। क्रुएल्टी, अगला ग्राउंड आता है हमारा क्रुएल्टी। हाँ भैया। हाँ, क्रुएल्टी पता है किसी को क्या है? ये मतलब डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, अगर मतलब ऐसा कोई वायलेंस करता है उसके ऊपर तो फिर इसमें क्रुएल्टी आ जाएगी, मतलब उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ करता है। थोड़ा क्रुएल्टी के जो ग्राउंड्स होते हैं थोड़ा उनको आप डिफाइन कर देना फिर से। क्रुएल्टी एज सच कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये हमें आता क्या है, मोदी जी का केस किस पे? क्रुएल्टी ना हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ठीक। ये क्या है, बहुत सारा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है उसके ऊपर ये चलता, और ये जनरल जो कंसाइंस होता है ना उसके ऊपर चलता है। अब मान लो तुम सपोज करो एक लड़का ए है, ठीक, उसकी शादी होती है बी से। ए जो है वो गांव में रहने वाला लड़का है, ठीक, और बी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है, ठीक। और ए और बी का शादी हो गया, अब उसको वो गांव ले गया और कह रहा है कि तुम जानवरों को चारा दो, तुम चलो खेत पे टिफिन पहुंचा, तुम चलो खेत में हमारे साथ काम करो। ये जस्टिस है उसके साथ, लड़की के साथ? बताओ। नहीं सर। नहीं है ना। मतलब भैया ये क्रुएल्टी के लिए फिजिकली हर्ट होना जरूरी नहीं है। नहीं, क्रुएल्टी का मतलब फिजिकली हर्ट नहीं होना चाहिए, क्रुएल्टी फिजिकल और मेंटल दोनों होता है, ठीक। ये डिपेंड करता है सकमस्टांस पे। अब मान लो यही है, ए जो है गांव का लड़का था, वो भी ओके भैया, ओके। गांव की लड़की से ही शादी करता है वो, ठीक। अब वो उसको कह रहा है चलो तुम हमारे साथ
तुम जानवरों को चारा दो, और वो पहले से ये काम करते आ रही थी लड़की, जानवरों को चारा दो, तुम हमारे साथ खेत में टिफिन पहुंचाओ, वो कर सकती है? नहीं भैया। वो लड़की ये नहीं सब कर कर सकती है सकती है? वो। हाँ, तो यहाँ पे क्रुएल्टी क्या है ना, हाँ, क्रुएल्टी क्या है कि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जिस पे क्रुएल्टी हो रही है उसका पहले बैकग्राउंड कैसा रहा, वो कैसे परिवेश में पला बढ़ा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ऐसे कहीं डिफाइंड नहीं है क्रुएल्टी, ठीक है? मतलब हाँ, समझ भाई में आ गया किसी विल सबको? के अगेंस्ट काम करना है ना। हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे कोई? हाँ ठीक है, ओके भैया। हाँ। उसके बाद आता है मतलब भैया डेजर्ट। किसी की इच्छा के विरुद्ध काम कराना, मैं ये कह रहा था बस। इच्छा के विरुद्ध नहीं, मतलब तुम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते इच्छा के विरुद्ध, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो क्रुएल्टी में आते हैं, ठीक है? अभी बस इतना याद रखो कि क्रुएल्टी उसका एक ग्राउंड है, ये तो बस थोड़ा सा डिफाइन मैंने कर दिया कि हाँ ये इस तरह से होता है। उसके बाद होता है डेजर्सन। डेजर्सन क्या होता है कि कोई जो है छोड़ करके चला गया हो एक दूसरे को, या तो हंसड़ा गया हो या तो वाइफ चली गई हो, और वो कितने दिन के लिए, कंटिन्यूअस 2 ईयर, कंटिन्यूअस 2 ईयर से वो साथ ही नहीं आ रही हो, तो वो क्या हो जाएगा, डेजर्सन हो जाएगा। ये भी हमारा ग्राउंड है डाइवोर्स का, ठीक? जब साथी नहीं रह रहे हैं तो फिर क्यों भाई, ले लो डाइवोर्स, 2 साल से तुम्हें तुम्हें ना मेरे पास आना है ना तुम हमको अपने पास आने दे रहे हो, बुला रहे फिर भी नहीं आ रहे हो, तो डाइवोर्स ले लो, जब अलग ही रहना तो डाइवोर्स ले लो, हम अपना आगे का देखेंगे कुछ, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? उसके भैया बाद अगला, उसके बाद का अगला है मतलब भैया उसके सभी। हाँ, उसके बाद का आता है कन्वर्जन। मान लो कोई अपना रिलीजन ही चेंज कर ले, ठीक? हिंदू था, वो मुस्लिम बन गया चेंज करके रिलीजन, तो क्या होगा, वहां पे वो ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का, समझ रहे हो? मेंटल डिसऑर्डर और इंसैनिटी, अगर मान लो दोनों में से कोई एक मेंटली डिसऑर्डर हो गया, वो पागल हो गया हो, तो भी आप डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हो। ये थोड़ा सा अनजस्टिस लग रहा होगा कि अगर कोई पाग गया और उसके साथ हम डाइवोर्स करवा रहे हैं, छोड़ करके चले जा रहे हैं, वो तुम उसके हिसाब से सोच रहे हो, जो उसके साथ रह रहा है उसके बारे में सोचो, क्या होगा उसके साथ, ठीक है? उसका भी अपना राइट्स है, उसके भी मतलब शादी ब्याह है, तो उसको भी तो कुछ बनता है कि हाँ जो हमारा पार्टनर है वो भी हमारे फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूट करे इस कंडीशन पे, उसके बारे में भी सोचो। तो क्या है, ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का, ठीक? उसके बाद आता है वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म। अगर कोई ऐसा डिजीज है जो कम्युनिकेबल हो, मतलब एक दूसरे से फैलता हो, ठीक, वो भी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का, ठीक है? उसके बाद है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। कोई पूरी तरह से साधु हो गया हो, सर एक बार इसका एग्जांपल दे दोगे वल्नरेबल डिसीजेस का? अ, मतलब वो तो क्यूरेबल भी होती होगी ना, मतलब ये ग्राउंड बन जाता है? हाँ, अगर डिजीज वल्नरेबल है तो ग्राउंड बनेगा डिवोर्स का। एग्जांपल जैसे ऐसे तो कोई बीमारी नहीं जो ऐसे फैलती है वो ठीक नहीं हो सकती है? हाँ, मतलब ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है जो एड्स। फैलने। हाँ चलो एक ही बीमारी आएगी क्या फिर इसके बहुत अंदर? सारी डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और गेनोरिया नाम की डिजीज सुने, वो भी कम्युनिकेबल ही है, ट्रांसफर होती है एक दूसरे से। जैसे वो क्यूरेबल है तो फिर वो तब ग्राउंड बनेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे उसी का तो एक ही है जो कम्युनिकेबल एड्स है। डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है तो पहले ग्राउंड ग्राउंड बनेगा। बन जाएगा, बाद में क्यूरेबल होगा, वो होगा बाद में देखा जाएगा। नहीं तो फिर वो टाइम पीरियड का भी तो एक लिमिट होगा ना सर, ऐसे कि जैसे मान लो कि उसका इलाज ही चल रहा हो, उसका कम्युनिकेबल है पर वो इलाज चल रहा है, तो वो ग्राउंड बना सकता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, क्यूरेबल नहीं होना चाहिए हाँ तो वो एक, हाँ डिजीज। तो हाँ मैं वही पूछ रहा था, जैसे एड्स एक जैसे क्यूरेबल नहीं है, तो और भी कोई बीमारी है क्या जो क्यूरेबल नहीं है और जे फैलने वाली हो? एक गेनोरिया नाम जो जनरली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ना मैक्सिमम, वो इनक्यूरेबल होती है। ओके ओके सर, ओके। और बाकी अगर कोई बायो से हो तो वो बता सकता है, हमारा बायो का कोई स्कोप नहीं है। इसके बाद आता है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक? वो दुनिया ही छोड़ चला, मतलब वो जिंदा है मगर वो अपने समाज से बाहर हो गया, पूरी तरह से त्याग दिया घर द्वार, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कौन बच्चा, हम मानते भी नहीं कि हमारा ये बच्चा,
पूरी तरह से वो दुनिया छोड़ चला, पूरी तरह से वो साधु हो गया, उसको बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। ठीक, उसके बाद आता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, और ये डिफाइन कहा गया है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, हम किसी को मानेंगे क्या, कि हम कब तक माने। अब मान लो कोई आदमी चला गया, ठीक, अगर आदमी घर छोड़ करके चला गया और वो बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, तो हम कितने समय तक उसका इंतजार करें, यहाँ वो आएगा, हम हमें मान्य भाई हमें अगली शादी करनी है, हम अकेले नहीं रह सकते, तो कितने दिन तक वो हो सकता है, तो वो 7 साल। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सेम इसका भी याद रखोगे तुम लोग डेट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सिर्फ इसका नहीं, जो जो मेजर एक्ट है ना, उनका कौन सा ईयर में है उन लोग का, ठीक है ना, वो तुम लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो पूछ देते हैं कि ये जो एक्ट है वो कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ, तो ये याद रखना तुम। ठीक, भैया उसके क्या है लिखा है बाद आपने 7 7 years इंडियन एविडेंस एक्ट की क्या मतलब? 7 years है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि हम कोई भी आदमी को कब मानेंगे कि वो डेथ उसका मान लो बहुत दिन से चला अच्छा गया। मतलब 7 हाँ साल तक। हाँ अच्छा हाँ, 7 साल तक अगर उसके बारे में पता नहीं चलता है तो हम मान लेंगे कि वो डेथ हो गया उसका। ठीक, उसके बाद आता है लिप्रोसी। ये लिप्रोसी जो है उसको डिलीट कर दिया गया ग्राउंड से, ये शायद 2005 आई गेस इस साल डिलीट किया गया है। ठीक, उसके बाद आता है स्पेशल ग्राउंड्स है। वाइफ के पास कुछ स्पेशल ग्राउंड्स है जिससे वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वाइफ को ये राइट। ठीक है ना, पहला ग्राउंड क्या है कि अगर हस्बैंड ने इस एक्ट के कमिट होने के पहले उसने बाइगेमी किया हो, ठीक, तब वो कर सकती है। जैसे ये एक्ट आया 1955 में और उससे पहले हस्बैंड ने बाइगेमी कर लिया हो, तब होना चाहिए। मगर जिस समय वो डाइवोर्स के लिए क्लेम करेगी ना, उसमें दोनों पत्नी का जिंदा रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक का डेथ हो गया फिर वो जाकर के क्लेम कर रही है, नहीं, एट द टाइम दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। दूसरा, अगर हस्बैंड जो है वो रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी इसके लिए गिल्टी हो। अब इसमें कोई बता सकता है रेप क्या होता है? किसी ने तुम लोगों ने पढ़ा होगा रेप। और Unconsensual sex सिर्फ इतना नहीं होता अनकंसेंसुअल सेक्स, और इसका ग्राउंड without the कौन सा will, without the है? will, without consent देखो हम और बता तीन चार रहे कुछ ग्राम। लास्ट 2 ईयर से ये रेप वाला क्वेश्चन आ रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम टू सेम, एक अक्षर उन्होंने चेंज नहीं किया, सीधा का सीधा जो बैरेक्टर है वही लिख दिया। तो तुम लोग ये पढ़ करके जरूर जाना, 2 साल पूछ दिया, हो सकता है इस साल हैट्रिक हो जाए इसका। ठीक है, ये तुम लोग खुद से देख लेना। उसके बाद आता है सोडोमी। सोडोमी मतलब समझते हो कोई? सोडोमी किसी को पता है क्या है? उसके सर, साथ यस सर। हाँ, क्या है? सर ये शायद एनल सेक्स है क्या? हाँ, हाँ भैया अनडेजर। एनएस हाँ हाँ, एनिमल्स के साथ। ये बेस्टियलिटी होता है एनिमल के साथ। सोडोमी जो होता है वो एनल सेक्स होता है, और इसका ब्रॉड तुम ले सकते हो अननेचुरल सेक्स, जो नेचर के खिलाफ, नेचुरल जो होता है उसके उससे अगर आप अलग होकर के कुछ कर रहे हो तो वो सोडोमी होता है। ठीक, उसके बाद आता है नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। अब कोर्ट ने आरसीआर की डिग्री दे दी थी, फिर भी वो दोनों साथ नहीं आ रहे, तब भी जा सकते हैं, ये साथ नहीं आ रहे हमें दे दो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? जी भैया। जी भैया। अब एक और होता है, वो लड़कियों के पास एक ग्राउंड होता है वाइफ के पास, कि मान लो उसका चाइल्ड मैरिज हुआ हो, ठीक, 15 साल से पहले उसका शादी हो गया हो, ठीक, चाइल्ड मैरिज हुआ हो उसके साथ 15 साल से पहले, मान रहे हम लोग, याद रखना 15 साल से पहले। अब 15 साल से के 18 साल के बीच में वो जाकर के डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है। ठीक, कितना? 15 से लेकर के 18 के बीच में। ये उन लोग के पास एक स्पेशल होता है, 3, एक
या तो बाइगेमिक किया हो, बाइगेमिक किया हो शादी से पहले, ये एक्ट से पहले, दूसरा गिल्टी हो रेप सोडोमी का, तीसरा कोहेबिटेशन का रिजम्पशन नहीं हो रहा हो, और चौथा कि अगर उसके साथ 15 साल से पहले शादी हुई हो उसकी, तो 15 से लेकर के 18 साल के बीच में अपना डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक डाइवोर्स का कौन कौन सा ग्राउंड है समझ में आ रहा है सबको? यस सर। उसका आता है कि और भैया जैसे 18 के शादी, हाँ, और भैया 18 के बाद नहीं मतलब डिवोर्स दे सकती वो, 15 to 18 इसके बीच में ही होने देना चाहिए, है ना? 15 से 18 के बीच में। नहीं मतलब 18 के बाद वो नहीं जा सकती मतलब एक प्रोविजन को लेके कि हमने को डाइवोर्स चाहिए। ये इसके पास एक स्पेशल ग्राउंड है, ठीक। मगर अगर चाइल्ड मैरिज होता है तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एज ऑफ मैच्योरिटी के 2 साल के बाद, एज ऑफ मैच्योरिटी, मान लो 18 साल की उसकी मैच्योरिटी की एज हुई, उसके 2 साल तक वो डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। मगर अगर 15 साल से पहले की उसकी शादी 15 से 18 के बीच में वो कर सकते हैं, ठीक। ये स्पेशल ग्राउंड होता है वाइफ के पास, और चाइल्ड मैरिज में क्या होता है कि वो दोनों पार्टी के पास होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके भैया। समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद आता है, अगर मान लो हमने तीन तीन पढ़ा, मैरिज शादी 3 तरह की हो सकती है, या तो वाइड हो जाए, या वॉइडेबल हो जाए, या फिर वैलिड हो जाए। और मान लो वाइड मैरिज थी और उससे कोई बच्चा हुआ, या फिर वॉइडेबल मैरिज है उससे भी कोई बच्चा हुआ, और वैलिड मैरिज से तो चलो बच्चा है ही, तो जो बच्चा होगा उसका स्टेटस क्या होगा? तो बस इतना याद रखना कि जितने भी ये तीनों मैरिज से जो भी बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, ठीक। कोर्ट मानती है, मतलब हमारा लेजिस्लेशन मानता है कि बच्चे की क्या गलती, वो थोड़ी ना जान रहा था कि हमारे मम्मी पापा गलत शादी की है, वो थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा कर लिए दोनों अलग हो गए। बच्चा क्या हुआ वो हमेशा लेजिटिमेट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? मतलब भैया नहीं है। मतलब भैया उसके पास में लीगल राइट रहता है हमेशा। हाँ, लीगल राइट्स होंगे उसके पास। ओके भैया भैया। वो जो ऊपर था ना कि कौन से स्टेट में मतलब वॉइडेबल होगा वॉइड होगा, एक बार वो वाला पूरा समझा दीजिए ना, बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी तो पूरा नहीं समझ पाए थे। कौन सा? वो था ना कौन से स्टेट में मतलब वॉइड होगा और कौन से स्टेट में वॉइडेबल होगा, ये ये ऊपर। वर्ड मैरिज, वर्डेबल मैरिज, ये जो आ रहा है। नहीं नहीं, और नीचे और नीचे। वर्ड और वर्डेबल का तो वही था, और कहीं नहीं है। भैया हो तो गया है सब। वे पीडीएफ देंगे क्या, ये पीडीएफ मिलेगी? बाकी अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो शायद अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम ग्रुप में भेज देंगे। किसी को और कुछ अगर इसमें डाउट हो हिंदू मैरिज एक्ट में तो वो पूछ लेगी, कि आगे जब हम लोग देखेंगे तो एडॉप्शन देखेंगे, उससे थोड़ा बहुत पूछता है, मेंटेनेंस से भी थोड़ा बहुत पूछता है, और कुछ कुछ डिफिनीशन जो होता है वो पूछता है, मेनली डिफिनीशन ही पूछता है। बाकी जो इलस्ट्रेशन आएगा वो तुम्हें इससे ही आएगा, उधर से कोई इलस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो समझने की चीज सेक्शन बस नहीं इसमें। पूछते हैं, सेक्शन नहीं, नहीं सेक्शन नहीं पूछते आएगा, हैं। सेक्शन नहीं आएगा। ये पिछली बार तो सेक्शन 7 आया था मुझे लग रहा है। वो देखो, अब तुम उस तरह से कुछ कुछ होता है ना, वो छोड़ने के लिए आते हैं, ठीक। तुम अब सेक्शन याद करने बैठोगे, हिंदू मैरिज एक्ट में इतने सेक्शन है, आईपीसी में इतने सेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट में इतने सेक्शन है, तो जिसमें तुम बेस्ट कर सकते हो ना उसके लिए प्रयास करो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्शन का एक, ठीक। अब उसके पीछे तुम सेक्शन याद करने बैठ जाओ कि इसमें ये है, इसमें ये, इसमें तुम उतना टाइम अगर किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दोगे भाई, अच्छा हो जाएगा। तुम उतना टाइम ओके भाई, पॉलिटी के दे दो, पॉलिटी से बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, तो एक दो क्वेश्चन के पीछे मत भागो, जो मेजर क्वेश्चन आ रहा है ना उससे भागो। सिलेक्शन सिलेक्शन से मतलब है बस। ओके भैया, ओके। ये रिकॉर्डिंग हुई है ना, रिकॉर्डिंग हुई है ना? शायद आशीष भैया कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। वो अपलोड हो जाएगा, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भैया तो अपलोड हो जाएगा। और कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया। नहीं सर। नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। ठीक है।
जिस भैया ने क्या लीव कर गए। सर लीव करते हैं। क्लास यहीं आप रोकेंगे या अभी और बढ़ाएंगे? नहीं, आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में देखेंगे। ओके भैया, थैंक यू सो मच किसी फॉर। को कोई दीपशिका हैंड रेज कर रही है, कोई दिक्कत? या माइक ऑन करके बोल सकते हैं या फिर टाइप कर दो जैसे। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो लीव कर दे। भैया एक बार ये कन्वर्जन वाला बताना है। कन्वर्जन क्या? ये सामने इसमें है। हाँ यही वाला। ये ये अगर मान लो पति और पत्नी है, दोनों में से किसी एक ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, डाइवोर्स के लिए ग्राउंड हो जाएगा। दूसरा पार्टी जो है ये जाकर के कोर्ट में कह सकता है कि हमारे जो अदर हाफ है हमारे, उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट करवा लिया, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये भैया होगा। ये जो था ना मतलब वो जो था मतलब पार्टी टू मैरिज मस्ट बी हिंदू, फिर बाइजेनी था मैरिज विल बी वॉइड, ये वाला बोल रहे थे हम बताने को आपको। मेंटल कैपेसिटी में वॉइडेबल होगा, ये सब था जहाँ पे। ये कंडीशन हाँ हाँ हाँ। अगर बाइगेमी होती है तो मैरिज वॉइड होगा। बाइगेमी मतलब कि अगर किसी एक ने दूसरी शादी कर ली हो, एक मान लो हंस है, उसकी पत्नी अभी जीवित है और उसने दूसरी शादी कर ली, तो वो क्या होगा, बाइगेमी कमिट करेगा। और इस ग्राउंड पे दूसरी, अगर वो दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी वॉइड होगी, तो शादी का कोई मतलब ही नहीं होगा। उसके बाद आता है मेंटल कैपेसिटी। जिस समय शादी हो रही हो उस समय का मेंटल कैपेसिटी उसका कैसा कैसा था, वो सही हालत में था या फिर उसे जबरदस्ती लिया गया हो कंसेंट, या फिर उसके सिचुएशन ऐसे थे कि वो उस समय कंसेंट नहीं दे सकता हो, ठीक है, तो वो भी, वो क्या होगा, मैरिज वॉइडेबल हो जाएगा। बाद में जाकर के वो कहेगा कि उस समय तो हमारा कंडीशन सही नहीं था, दे दिया। उसके बाद आता है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का कोई और भी क्वेश्चन पूछे कि सर चाइल्ड मैरिज क्या है, बस इतना याद रखो कि चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इस एक्ट में चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल कहा गया है। बस इतना चीज याद रखना है। ये तो मैंने बस थोड़ा सा बता दिया क्योंकि तुम लोग जब भी देखोगे ना, इसमें हर साल लड़ाई होती है और अच्छी खासी लड़ाई होती है हर ग्रुप में, और हम लोग के टाइम पे हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया कि ये कंडीशन है इसका, ठीक। उसके बाद आता है डिग्री। भाई हाँ भैया ये चाइल्ड मैरिज, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि चाइल्ड मैरिज इन हिंदू मैरिज एक्ट इज वॉइड, वैलिड एंड पनिशेबल या वॉइडेबल? वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, उसके सभी को नंबर्स मिलेंगे, ठीक। अगर ये मगर नियरेस्ट हाँ, क्लिक करें तो वॉइडेबल ही रहेगा। एक बार और इस चीज को सुन लो। अगर चाइल्ड सिर्फ पूछा चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज एक्ट, मैरिज इन हिंदू मैरिज एक्ट। तब फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। सिर्फ लिखे चाइल्ड मैरिज एक एज, बार भैया तो को बता लें दो फिर सब लोग बोलो प्लीज। अगर सिर्फ लिखा हो चाइल्ड मैरिज एज, बस इतना सा क्वेश्चन लिखा हो, तो तुम लोग वॉइडेबल मार्क करके आना। वॉइडेबल ही सही होगा क्योंकि हमने बताया कि कोई अगर स्पेशल लेजिस्लेशन उसके लिए बना है तो वो स्पेशल लेजिस्लेशन प्रिवेल करेगा, और उसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन कौन सा है, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो इस उसमें लिखा गया है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगा, जनरली वो वॉइडेबल होगा। माना यही जाता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज होगा वॉइडेबल होगा, तो इसका राइट आंसर वॉइडेबल होगा, बस इतना याद रखो। अगर लिखा हो कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या है, तब तो वॉइडेबल मार्कर क्या होगी। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ चाइल्ड मैरिज लिखा है, तब भी वॉइडेबल मार्कर क्या होगा। अगर लिखा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं होगा। और क्योंकि दिक्कत ये हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा है, इसका आंसर हर जगह वैलिड एंड पनिशेबल आता है, तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है हाँ थोड़ा। चाइल्ड मैरिज तो मैंने भी वैलिड है देखा ही। है। हाँ मैरिज तो वैलिड है ही, पनिशेबल भी है। हिंदू मैरिज एक्ट में ही पनिशेबल है ये, और ये आईपीसी में भी पनिशेबल है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन सेक्शन 17, सेक्शन 17 में ये पनिशेबल है। जो अपने आप में से पनिशमेंट नहीं देता, वो खुद को रिलेट करता है कहाँ से, वो आईपीसी से रिलेट करता है। कोई सेक्शन बता सकता है आईपीसी में कौन सा सेक्शन? फिर से क्वेश्चन। बाइगेमी कहाँ पनिशेबल है आईपीसी में? 294। 494।
पनिशेबल है इतना याद रखना, 494 पनिशेबल 494 हाँ, पनिशेबल है चाइल्ड मैरिज, पनिशेबल है चाइल्ड मैरिज इतना याद रखना, मैरिज वॉइडेबल होगा ये भी याद रखना। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैलिड है, पनिशेबल भी है, वॉइड भी है। तो चार ऑप्शन में कोई एक ही मार्क करना होगा ना, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड एंड पनिशेबल और वैलिड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या तुम होगा? लोगों ने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने दो हाँ तीन भैया जगह देखा है। देखा है। प्रीवियस इस 2-3 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तुम्हें ए बी सी ऑप्शन दे देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ऑप्शन दे देंगे, वन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, बी सही है, सी सही है, सी सही है, ए सही है, इस तरह से। तो वैसे तो वो लोग दे ही सकते हैं ना कि वैलिड भी है, वॉइडेबल भी है, पनिशेबल भी है, वैसे तो क्वेश्चन फ्रेम कर ही सकते हैं और ऐसा ही करेंगे। ठीक है, जी भैया। चलो ठीक है, तो लीव ओके करें। भैया। थैंक यू तो भैया सो मच थैंक यू भैया, फॉर ज्वाइनिंग। थैंक बहुत अच्छी क्लास थी आज की। भैया पीडीएफ भेज देना प्लीज। ठीक ठीक ठीक, चलो बाय। कहते हैं